तो राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। पश्चिम बंगाल के जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए तब से इस समय मूड कुछ ऐसा है। आज की वीडियो बस थोड़ी सी ज़्यादा लंबी। यदि आप लोगों ने 2 से 3 मिनट की वीडियो को देख लिया तब आप पूरी वीडियो देखकर ही जाएंगे और कमेंट सेक्शन में बस यही कहेंगे कि दुर्गेश भाई वीडियो कब पूरी हो गई ये पता ही नहीं चला। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला। तो फाइनली पश्चिम बंगाल से कचरा निकल चुका है और मैंने इस वीडियो को कई पार्ट में बनाया जिसमें ममता दीदी के बारे में बात की है, मोदी जी, अमित शाह व पवन खेड़ा का कैसे पेड़ा बनाया जा रहा है उसके ऊपर बात की है। जो पश्चिम बंगाल की जनता है उसको भी इस वीडियो में दिखाया है। तो आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। दीदी की लाइफ का तो नहीं पता लेकिन हाँ इतना अवश्य पता है कि इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो खत्म हो चुका है। I must jump the fence and reach my Kanglu people. Welcome back, sister. You bring hope to superpower Bangladesh. तो आखिरकार आपा जान अपने भाई जान के पास पहुंच ही गई हैं। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन, हमारा। और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और गोला के रक्त पान करबो, हमारा सिंहासन। बेचारी दीदी से आखिर ये सिंहासन कैसे छोड़ा जाएगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब आइए इसका एक और अगला वर्जन देखते हैं। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन, हमारा। और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और गोला के रक्त पान करबो, हमारा सिंहासन। रुको जरा, सबर करो। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा, बम्बा बम्बा। ये वाला वर्जन पहले वाले वर्जन से ज्यादा अच्छा था। अब आइए देखते हैं कि आखिरकार दीदी चुनाव कहां पर हारी थी। আপনাদের সকলকে ঈদ মোবারক। হর হর মহাদেব, রক্ষা করো মহাদেব, হর হর মহাদেব, রক্ষা করো মহাদেব, হর হর মহাকাল, রক্ষা করো মহাকাল। बेचारी दीदी पूरी साल नाच गाना करती रही, अल्लाह अकबर करती रही, नमाज पढ़ती रही, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती रही, लेकिन अंत समय पर इन्हें महाकाल याद आए, महादेव याद आए। अगर ये सच में महाकाल महादेव को याद करती तो एक बार को ये चुनाव जीत जाती, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए महादेव को याद कर रही थी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। दीदी को उसी समय पर आभास हो गया था कि अब इनकी बगिया में बाहर नहीं आने वाली, इनकी बगिया में बेर नहीं उगने वाले, यानी कि दीदी का फूल नहीं खिलने वाला। यदि आप में से किसी को पता हो कि दीदी यहाँ पर क्या कहना चाह रही थी, क्या बताना चाह रही थी, तो कमेंट कर मुझे भी बता दीजिएगा। बाकी का हाँ, मैं इतनी लंबी और इतनी मीम वाली वीडियो दीदी को लेकर इसलिए बना पा रहा हूँ कि अब मुझे पता है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो भी मीम शेयर करने पर। बाबुल की दुआएं लेती जा, जात जात की संसार मिले, मैं कभी ना आया, ससुराल में इतना प्यार मिले। मुझे नहीं लगता कि ससुराल में इन्हें इतना प्यार मिलेगा जितना प्यार मायके में मिलता था। फिलहाल जहाँ इनकी ससुराल है वहाँ हलाला पसंद करने वाले लोग ज़्यादातर रहते हैं।
बाय बाय। देखो मुझे बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन हाँ एआई ने दीदी को बांग्लादेश पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। আমার যাবার সময় হলো দাবি। अदरवाइज लोगों ने ममता दीदी की अर्थी ही निकाल दी। मैं इसकी कड़ी से भी ज्यादा कड़ी चावल वाली निंदा करता हूँ। वो अलग बात है कि दीदी ने ना जाने कितनी हिंदू माताओं बहनों के घरों को उजाड़ा, उनकी मांग के सिंदूर को उजाड़ा है, और मुस्लिमों को ज्यादा जो अत्याचार किया गया उस पर दीदी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन खैर देर से ही सही, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने इनकी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। ये सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, नाम है तृणमूल कांग्रेस कभी रुकेगा नहीं, थमবে না। তাই লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। खैर फिलहाल इनको जो चाहिए था वो बंगाल की जनता ने दे दिया। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी। हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. देखो भाई मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ अगर ऐसा हुआ है तो, लेकिन मुझे दीदी की बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि दीदी चुनाव जीतने के लिए सिंपैथी इकट्ठी करने के लिए अपना पैर भी तुड़वा चुकी हैं, अपना हाथ भी तुड़वा चुकी हैं। अगर दीदी का सच में ऐसा हुआ है तो दीदी को नाम बताना चाहिए कि किसने ऐसा किया है। ममता दीदी की हालत इतनी बदतर होगी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। फिलहाल अब पश्चिम बंगाल के क्रिएटर्स भी खुलकर बात कर पा रहे हैं, मीम वगैरह बना पा रहे हैं, इनके ऊपर ऐसी वीडियोस बना पा रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं कि हाँ कि अब वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं, उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई नहीं की जाएगी। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी धोने के लिए पानी नहीं है। मैं आप लोगों के लिए सही बता रहा हूँ कि अगर मैं चाहता तो इस वीडियो को धुरंधर मूवी से भी ज़्यादा लंबा बना सकता था, क्योंकि इस समय इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर दीदी को लेकर इतना कंटेंट भरा हुआ है कि वो कभी खत्म ना हो, आराम से 5 से 7 घंटे की वीडियो बन जाए। क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हारने के बाद, ममता दीदी के सत्ता में जाने के बाद हर कोई जो दबा कुचला था वो भी खुलकर बोल रहा है, अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा है। कोई मीम के माध्यम से, कोई वीडियोज़ के माध्यम से, कोई लिख कर अपनी भड़ास निकालने पर लगा हुआ है। देखो भाई लोग, ये मीम हर चुनाव में आता है तो भला यहाँ कैसे पीछे रहने देता। देखो मुझे मेरे मंगल ग्रह के सूत्रों से कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि दीदी के सत्ता से जाते ही बहुत सारे रोहिंग्या पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के लिए रवाना होना स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, बस एक नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं आप, एक नपुंसक की तरह। कुछ नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आता कि इसके मिलियंस में व्यूज आते हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, टेक्नोलॉजी से लेके एआई से लेके हिस्ट्री से लेके स्पेस से लेके पॉलिटिक्स से लेके ये हर जगह अपना ज्ञान झाड़ता है, लेकिन फिर धरातल पर यानी कि जमीन पर ग्राउंड लेवल पर इसके द्वारा जो ज्ञान बांटा जाता है वो नज़र क्यों नहीं आता है, या फिर अब ये लोगों को बेवकूफ़ बना नहीं पा रहा, लोग बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं। फिलहाल इस समय जो इसके सब्सक्राइबर हैं, इसके सपोर्टर हैं, इसके चमचे हैं, उनकी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो रखी होगी। वेस्ट बंगाल में राहुल गांधी की बड़ी जीत, भाजपा की जीत पर लगाया था सट्टा कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। देखो भाई ये भी पुराना था लेकिन बढ़िया था कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी बहुत मजबूती से जीतेंगे। तुम जैसे का सहारा, तुम जैसे का सहारा है दोस्त। मजाक से हटकर इस पप्पू की यही समस्या है। इसे अपने आसपास में ऐसे लोग चाहिए जो इसकी प्रशंसा करें, इसकी जी हजूरी करें, इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहें, ना कि सच का आईना दिखाएं। और पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत्र, रागिनी नायक, ये ऐसे ही लोग हैं जो कि इसे चने के झाड़ पर चढ़ाते रहते हैं। नहीं, हर बात तो नहीं।
ओ भाई, ये मीम जिसने भी बनाया बहुत ही दमदार बनाया। तो सोनिया गांधी से मेरा आग्रह है कि राहुल गांधी को आखिरकार बीजेपी ज्वाइन कर ही लेने दो। क्या पता बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बेचारा एक आध चुनाव जीत जाए। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब राहुल गांधी की बगिया में भी बाहर आएगी। 4 मई बीजेपी गई, 4 मई कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। 4 मई बीजेपी गई, 4 मई। ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि 4 मई बीजेपी की, जैसे कि बीजेपी ही इस समय सत्ता में और कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटाने वाली हो, जिसका कोई लेना देना नहीं। जैसे पश्चिम बंगाल में कोई पूछ नहीं रहा, वो बेमतलब में ही खुश हुए जा रहा है। खैर, इस बार इन सब में अब मातम छाया हुआ है। बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। ममता बानो ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए ठीक बिल्कुल ऐसे ही रास्ता खोला जैसे कांग्रेस ने 2014 में बीजेपी के लिए रास्ता खोला था। जैसे कांग्रेस को पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम ही दिखाई देते थे, ऐसे ही पश्चिम बंगाल में दीदी के लिए भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही दिखाई दे रहे थे। सपने देखना अच्छी बात है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? बीजेपी ने 14 नवंबर को ट्वीट किया कि नेक्स्ट बंगाल। तो टीएमसी वालों ने रिप्लाई करते हुए लिखा ड्रीम ऑन, यानी कि सपने में। फिलहाल बीजेपी ने ये सपना सोते हुए नहीं जागते हुए खुली आंखों से देखा था और इसीलिए 4 मई को कुछ ये सीन था। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करेगा। अब पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी ये गुंडे हैं, जो टीएमसी के गुंडे थे, वो कुछ इसी तरह से अंडरग्राउंड हो रहे हैं। एक चीज बताना चाह रहा था, करुण रुदन शुरू हो गया है। करुण रुदन शुरू हो गया है। ये है कन्हैया कुमार जी, हमारे बिहार के आते हैं, चुनाव लड़े थे बेगूसराय से। भाई साहब लिखते हैं अगर बीजेपी बंगाल में भी नहीं जीतेगी तो हमारा चुनाव आयोग से भरोसा उठ जाएगा। मतलब पंचिंग बैग तैयार है। ये तो तंज मार दिया। हाँ, वही कह रहे हैं कि मतलब जीत रही थी, चुनाव आयोग नहीं जिता दिया। ये सब अब शुरू होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे नतीजे आने लगेंगे। नहीं, पर अगर ये है तो फिर यूडीएफ मतलब केरल में भरोसा क्यों? तो केरल में जीत के वो कहते हैं ना, मीठा मीठा अगा कड़वा कड़वा थू, वही वाली कहानी। सही बात है भाई, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। अब SIR को बदनाम किया जाएगा, EVM की इज्जत लुटेगी और इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन केरल में और तमिलनाडु में जहां बीजेपी नहीं आई, वहां सब कुछ सेफ और सुरक्षित आसान तरीके से हो गया। ममता बनर्जी की कैलकुलेशन ये है कि करीब 27-28% जो मुसलमान हैं वो सब उन्हें वोट दे दें, और उसके बाद अगर कुछ उसके अलावा जो मुस्लिम नहीं है वो वोट देंगे, कुछ और लोगों का वोट आ जाएगा। इसको मिलकर सरकार फिर से बनने को तैयार है। और देखो, मेरी कैलकुलेशन ये है कि अगले चुनावों में मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, फिर वहाँ पे जो आरफा होंगी उन्हें मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता बनाऊंगा। जब आरफा को मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता बनाऊंगा तो मेरे बहुत सारे मुस्लिम वोट बैंक बन जाएंगे। उसके बाद मैं रवीश कुमार दलाल से संपर्क करूंगा, फिर जो लेफ्ट वाले लोग होंगे वो भी मेरी तरफ आ जाएंगे, तो जिससे कि मेरी जीतने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। और फिर मैं उसके बाद भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर से भी संपर्क करूंगा, उनसे कहूँगा कि आप भी आकर हमारी पार्टी में कोई पद ले लीजिए, जिसके बाद से जो SC ST OBC वाला वोट है वो भी अच्छा खासा मुझे मिल जाएगा और मैं अगली बार देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। देखो खैर, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन पत्रकारिता करते हुए इस तरह के सपने नहीं देखने चाहिए, ना ही अपने दर्शकों को ऐसे सपने दिखाने चाहिए। मेरा एक पुराना शेर है कि किसी गेंदे को गुलाब कह देंगे, हम हकीकत को ख्वाब कह देंगे, हश्र में जब हिसाब होगा तब EVM ही था खराब कह देंगे। हश्र में जब हिसाब होगा तब EVM ही था खराब कह देंगे। वाह भाई, बहुत ही बढ़िया, स्वाद आ गया। अब आइए आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नमूने से मिलाते हैं जिन्हें मीडिया वाले अभी भी ढूंढने पर लगे हुए हैं। वो दीदी को TMC हरा दिया, लिंक हो गया, पूरा कलकत्ता हम घूरेंगे, रिकॉर्डिंग कर लेना। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी TMC को हरा दिया तो लिंक हो गया, पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। मेरा नाम सुफियान है, मेरा नाम सुफियान है।
मैं ये पीछे गली पे रहता हूँ, ठीक है, मेरा नाम सुफियान है। भरोसा कैसे आपको? भरोसा है भाई, हमारी दीदी है, ये लोग हमारी माँ बहन लोग आई है, काम किए तभी आई है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 तारीख। अरे वो बोले कि इस बार जो मन से बोले देश के प्रधानमंत्री, इस बार ममता बनर्जी भूल जाए, इस बार सरकार भाजपा की आ रही है। हम लोग भी तो बोले थे आप भूल जाइए ममता, हम लोग ममता को लाने नहीं होगा, हम लोग खुद है ममता के लिए। तो सुफियान का कहना था कि अगर 4 मई को ममता दीदी की सरकार चलेगी और बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो ये नंगा होकर घूमेगा। फिलहाल मीडिया वाले इसे ढूंढ रहे हैं और ये कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और मैं इसे यही एडवाइस करूँगा कि भाई अब नंगा होकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। अब दीदी की सरकार जा चुकी है, बहुत गंदी वाली कुटाई हो जाएगी। और हाँ, अगर घूमना ही है, अपनी शर्त पूरी करनी है तो अपने घर में घूम लेना। बीजेपी वाले कान खोलकर सुन लो, कल बंगाल के अंदर चुनाव का नतीजा है। अगर बीजेपी वहां जीत गई तो चैलेंज कर रहे हैं, कल मूछ, दाढ़ी, आईब्रो और बाल तीनों मुंडवा के पूरे दिल्ली में घूमेंगे पूरा दिन। चैलेंज है ये। देख भाई, अगर तू एक बाप का है तो तूने जो चैलेंज दिया था, इस चैलेंज को पूरा जरूर करना। बाकी का ये आप लोगों को एक और नमूने से मिलाते हैं। बीजेपी वाले कान खोल के सुन लो, कल बंगाल में चुनाव का नतीजा निकलना है। अगर बीजेपी वहां जीत गई तो मैं बाल, मूछ और एब्रो तीनों क्लीन शेव करवा के मार्केट में पूरा दिन घूमूंगा। देखो, एक नंगा घूमेगा, बाकी के 2 अपनी आईब्रो, अपनी मूछें और अपने बाल मुड़वा कर घूमेंगे। फिलहाल तो अभी ये तीनों के तीनों ही कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। दीदी, ओ दीदी, हम्बा हम्बा, काम्बा काम्बा, तुम्बा तुम्बा, रुम्बा रुम्बा, बाम्बा बाम्बा, बुम्बा बुम्बा, তুমি এবার যাও কাঞ্চনজঙ্ঘা, ওখানে গিয়ে করো জুম্बा। बीजेपी की सत्ता में आते ही टीएमसी यानी कि ममता दीदी की सत्ता से जाते ही लोगों के अंदर जो डर था वो भड़ास के रूप में निकलकर बाहर आ रहा है। अब आइए आप लोगों को एक और वीडियो दिखाता हूँ। वैसे तो इस वीडियो को मैं लास्ट वाली वीडियो में ही आप लोगों को दिखा चुका हूँ, पर इलेक्शन रिजल्ट के बाद इस वीडियो को एक बार फिर से देखते हैं तो ज़्यादा आनंद आएगा। मोदी हार जाए या अल्लाह, सबके मुंह में रसगुल्ला, ममता बोले सुभान अल्लाह। ग्रीन रसगुल्ला खिलाएंगे, बड़ा बड़ा रसगुल्ला। वो मूढ़ी खाए है ना, अब उसको हम लोग यहाँ बंगाल का रसगुल्ला खिलाएंगे मोदी जी को। देखो बेगम जान, मोदी जी चुनाव जीत चुके हैं तो अपने उस सारे रसगुल्ले की बत्ती बनाकर जो आपके बांग्लादेशी कंगलू भाई बहन है उनके लिए दे दीजिएगा। देखो, पश्चिम बंगाल की खुशी में हम लोग असम को तो भूल ही गए थे, तो भाई असम में भी पूर्ण बहुमत के साथ कमल खिल चुका है। और अब जो मामा जी का पहला काम होगा वो शपथ लेने के बाद पवन खेड़ा का पेड़ा बनाना होगा। वो आप लोग खुद ही मामा जी से सुन लीजिए। एफआईआर मिस्टर गांधी पे भी होगा, जो कि आप कह रहे हैं। नहीं, वो तो पहले खेड़ा को पेलूंगा, फिर खेड़ा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। तो जैसे ही असम में मामा जी की सरकार फिर से सत्ता में आती है और ये खबर न्यूज चैनल के माध्यम से पवन खेड़ा तक पहुंचती है, उसके बाद देखिए क्या होता है। इस वक्त की बड़ी खबर, असम में सभी 126 सीटों पर रुझान अब आ गया है और सभी 126 सीटों पर रुझान के बाद बीजेपी गठबंधन 99 सीटों पर इस वक्त आगे दिखाई दे रहा है। यानी भाजपा गठबंधन असम में सभी 126 सीटों पर ये रुझान के बाद की तस्वीर साफ हो गई है। 99 सीटों पर भाजपा गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। ये पहले गुवाहाटी से दिल्ली भागा, फिर दिल्ली से हैदराबाद जाने केरल में भाग गया, लेकिन फिलहाल अब ये कहीं भी भागे, लेकिन मामा की पुलिस इस बार अब इसे ढूंढ ही लेगी। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हजीरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। आप एक बार हिमंत बिश्व शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता हूं, तो आप आगे देखते रहे। लेकिन पवन खेड़ा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे चुनाव। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेड़ा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं
जिम्मेदारी पूरा करूंगा। मामा जी से मेरा यही आग्रह है कि मामा जी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, कहीं बेचारा सदमे में ही ना चल बसे। आप बताइए कांग्रेस का बात होती है जिसको वो लोग सीएम बनाना चाहते थे वो खुद ही हार गया। आप बताइए क्या है, वो सांसद है, उसे लज्जा आना चाहिए कि सांसद होके एमएलए हार गया। सांसद एमएलए हार गया, कितना बड़ा लज्जा का बात है। और उससे पहले वो लोग बोलते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो आप बताइए कांग्रेस का सोच यही है, कांग्रेस का सोच 20-25 एमएलए होंगे, हमको लगता है 20 होंगे, और जो सीएम के कैंडिडेट वही हार गया। और क्या बोलेंगे कांग्रेस गया। यहाँ पर बात हो रही है कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई की, जिसे कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया था। वो बेचारा अपनी ही सीट नहीं बचा पाया। बाकी का आइए बंगाल के भाई बहनों को देख लेते हैं कि किस तरह से उन लोगों में खुशी का माहौल है। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। ये बंगाल का हावड़ा ब्रिज है और बीजेपी के यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा ही नजर आया। लो भाई, अब आम जनता ही क्या, पुलिस वाले भी खुलकर जय श्री राम बोल रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आया कि बहुत से पुलिस वाले पुलिस में रहकर ममता दीदी के दबाव में आकर बेचारे काम कर रहे थे और बेचारे ना चाहते हुए भी ममता के कुकर्मों में भागीदार बन रहे थे। फिलहाल अब ये भी इस राक्षसनी से मुक्त हो चुके हैं। इस समय पश्चिम बंगाल में जो माहौल है वो एकदम होली जैसा है। ममता दीदी के शासन में होली जैसा त्योहार होने पर भी इस तरह से रंग नहीं खेल पाते थे कि इनके पड़ोस में रहने वाले अब्दुल की कहीं भावनाएं आहत न हो जाएं रंग देखकर। लेकिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में माहौल बदला हुआ है। हर जगह खुशियां, गुलाल व भगवा ध्वज लहरा रहा है। ममता दीदी कहाँ जाएगा? ममता दीदी अपना घर में आराम करेगा। हाँ, बीजेपी का लहर दिख रहा है पूरा। हाँ, ये जो हम देख रहे हैं बीजेपी का लहर है। हाँ, लहर ऐसा और क्या, ये तो सुनामी है, लहर नहीं सुनामी है। हाँ बस, योगी जी ने बोला कि सूरज खिलेगा, कमल खिलेगा। क्या लग रहा है, कमल खिलेगा? कमल खिला हुआ है। अंकल की इस खुशी को आज हर सच्चा हिंदू महसूस कर सकता है। यहाँ पर मैं सेकुलर लोगों की बात नहीं कर रहा। ले लीजिए ना, स्टिक ले लीजिए। पीएम मोदी का जलवा आज भी बरकरार है। मुझे याद है जब मैं नेशनल क्रिएटर अवार्ड शो में गया था तब राज समानी ने मोदी जी के लिए कुछ ये कहा था। जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है। जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो शो बन जाता है। जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो हैशटैग बन जाता है। ही डज नॉट राइट द ट्रेंड, ही इज द ट्रेंड। कि मोदी जी ट्रेंड के पीछे चलने वाले नहीं है, वो खुद ट्रेंड बनाने वाले हैं। और मोदी जी ने झालमुड़ी का ऐसा ट्रेंड बनाया कि बेचारी ममता दीदी को ऐसी मिर्च लगी कि गायब ही हो ली। और आज जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे देश में झालमुड़ी एक चर्चा का विषय बन गई, इससे फिर से सिद्ध होता है कि मोदी जी ट्रेंड के पीछे नहीं चलते हैं, वो ट्रेंड बनाते हैं। एक बात बताइए, क्या माहौल है इस बार बंगाल में, क्या लग रहा है? बोलने नहीं सकेंगे मगर
जय श्री राम। जय श्री राम बोलेंगे नहीं, लेकिन जय श्री राम। इस बार भाई लोगों ने पूरे पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का माहौल कर दिया। बाकी का ये आप लोगों को एक ऐसे कैंडिडेट से मिलाते हैं कि जिनके जीतने की पूरी पश्चिम बंगाल की जनता उम्मीद लगाए बैठी थी। আপনি আশাবাদী কাকিমা? 200% आशावादी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कांड हुआ था वो आप लोगों को याद ही होगा। ये उसी पीड़िता की मां है। बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया था और ये 28,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीतकर आई हैं। बांग्लादेशी मुसलमान मुझे देख के उनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया ना, इसलिए थोड़ा बांग्लादेश का जो मुसलमान का स्लोगन है जय बांग्ला कर रहा था। मैं काफी 15 मिनट तो अलाउ किया, बोलने दीजिए कैमरा में। इसमें तो मेरा 10,000 वोट बढ़ गया ना। हिंदू जाग चुका है, सब हिंदू तांता लगा रहा है, बोले हमारी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा है मुसलमान लोग, हम लोग को पहले वोट दे देना चाहिए हिंदू भाई को। मेरा तो फायदा ही हुआ। और उसका बाद जब सेक्टर ऑफिसर आया, आरओ आया, सबको मैं फोन करके ऑब्जेक्शन किया। वो लोग जब आया तब मैं उनको, वहाँ एक नाला है, नाला के अंदर घुसा के आया। ये सही था, इससे तो मेरा 10,000 और वोट बढ़ गया। बाकी का मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों ही जगह से जीत गए। और भवानीपुर से तो ये ममता दीदी के खिलाफ डायरेक्ट चुनाव लड़े थे और लगभग 15,000 ज़्यादा वोटों से इन्होंने ममता दीदी को बहुत ही गंदा हराया है। यानी कि ममता दीदी की जो पार्टी थी वो तो सत्ता से बाहर गई ही गई, लेकिन ममता दीदी खुद अपनी ही सीट नहीं बचा पाई। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के क्या जलवे हैं, जनता उन्हें कितना पसंद करती है। अब आइए आप लोगों को शुभेंदु अधिकारी की एक और वीडियो दिखाता हूँ। बार मैं 1956 वोट में जीता था, इस बार करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता। और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूज सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मरवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए। तो सुना ना आप लोगों ने कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं मिला, मुझे हिंदू वोट मिला, इसलिए मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुसलमानों के लिए नहीं। आज बीजेपी से ज्यादा जरूरत ऐसे नेताओं की हम हिंदुओं को है। योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद अगर मुझे कोई हिंदूवादी नेता नजर आ रहा है तो वो यही है, शुभेंदु अधिकारी जी। और मेरा पश्चिम बंगाल की जनता से यही निवेदन है कि आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा कि पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री बने वो शुभेंदु अधिकारी को ही बनाया जाए।
बहुत ज्यादा खुश है। मेरे ऊपर अटैक हुआ, फॉल्स केसेस दिया गया, एलिगेशन लगाया गया, मेरे घर के ऊपर मारा गया, वो सब झेल के भी आज हम लोग ने जीत हासिल। क्या हुआ था आपके साथ, क्या अटैक हुआ था? 2021 में जब हम लोग निर्वाचन हारे थे, ठीक विधानसभा 2 मई को, तो हमारे ऊपर अटैक किया गया था तृणमूल कांग्रेस को द्वारा। उसके बाद क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि क्यों कहते हैं ना कि पुलिस ही उसी का बात सुनता है जिसका शासन होता है। तो इसीलिए आज आप इतनी खुश हैं डांस करने बहुत से? ज्यादा खुश है। अच्छा, किस तरीके से अपनी खुशी जताना चाह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि পাল্টানো দরকার চাই, বিজেপি সরকার সত্যি এই ভোটটা পরিবর্তিত হয়েছে আর এখনকার যে নির্বাচন চলছে এইটা অনেকটা ফেয়ার ভোট হয়েছে, অনেকটাই ফেয়ার ভোট হয়েছে। আর তার থেকে বড় তো থ্যাংক ইউ আমি ইলেকশন কমিশনকে জানাতে চাই আর আমাদের যে কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফ কে থ্যাংক यू तो बोलते चाहे। देखो मैं वैसे आप लोगों को बता दूं, एक फैक्ट ये भी है कि लोग बीजेपी के जीतने की उतनी खुशी नहीं मना रहे हैं जितनी खुशी ममता दीदी के हारने की मना रहे हैं, क्योंकि ममता दीदी ने हद से ज़्यादा अपनी सीमाएं पार कर दी थी। इन 2021 जब पहली बार जब ये पोस्ट वायलेंस के टाइम पे मैंने बहुत एक कैंडिडेट सा ट्वीट लिखा था, मैंने बस ये लिखा था और मेरे पहले अकाउंट में, मेरे इस वाले अकाउंट में भी नहीं, मैंने पहले अकाउंट में लिखा था कि माय मदर इज क्राइंग एंड शी इज टेलिंग मी दैट वी विल नॉट स्टे इन वेस्ट बंगाल एनीमोर। मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि ये ट्वीट वायरल होगा या क्या होगा, बट इट गॉट सो मेनी लाइक, सो मेनी रीट्वीट, सो मेनी कोट ट्वीट्स एंड मेरा ट्विटर का डीएम उस टाइम खुला था, मेरे को बहुत सिंपैथेटिक मैसेजेस भी मिले थे, आई वोंट लाई अबाउट दैट, बट वो ट्वीट इतना वायरल हो गया था, दैट टाइम आई वाज इन माय कॉलेज, वो चीज मेरे कॉलेज तक पहुंची, माय फादर वाज हर्ड, लिटरली मेरे घर पे लड़के आए थे, दे वर लाइक कि आपकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, आपकी बेटी को बोलो ट्वीट हटाने के लिए। मुझे ट्वीट तक हटाना पड़ा था जस्ट बिकॉज वी हैव सम गुड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बट स्टिल मेरे पापा एक हफ्ते तक ऑफिस नहीं जा पाए थे, बट स्टिल वी समहाउ मैनेज। उस दिन से ना आई रियलाइज दिनेश जी कि मैं प्रॉपर कैलकाटा में रह के भी, आई डोंट लिव इन ए रूरल एरिया, आई स्टे इन द अर्बन सिटी, मैं बहुत एक प्रॉपर कैलकाटा में रहती हूँ, स्टिल आई एम नॉट सेफ। एंड मेरे ही घर के सामने उसी दिन, जिस दिन मेरे घर पे धमकी देने आए थे, उसी दिन मेरे घर के सामने एक रोटी वाले की दुकान थी, जस्ट बिकॉज उसने बीजेपी का वो फ्लैग लगाया तो वो रोटी की दुकान उन्होंने तोड़ दी थी। तो ये तो आपकी वुमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। तो ये थी पश्चिम बंगाल में फ्रीडम ऑफ स्पीच कि ममता दीदी एक बेसिक सा ट्वीट तक नहीं झेल पा रही थी। इंसान बोलता है डाइन भी अपना एक घर छोड़ के रहती है हमेशा बचने के लिए, पर ममता दीदी वो घर भी नहीं छोड़ती। वो एक ब्राह्मण का लड़की होके वो बोलती है, कलमा पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, कुछ भी करती है। खैर ये देखिए डेमोक्रेसी से अपना अपना मान्यता है, वो एक कर सकती है, अगर वो एक कर सकती है तो हिंदू लोगों को जय श्री राम बोलने दीजिए ना। इस मुस्लिम महिला ने ममता दीदी के लिए बहुत ही सही से एक्सप्लेन किया है। हम तो डाले भाजपा को ही, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, हम भाजपा को ही डाले हैं। अच्छा हाँ, हम भाजपा को ही डाले हैं। 21 में हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका। क्या हुआ? बहुत कुछ, जैसे मेरे पति को तो पटक पटक के मारा। किसने? टीएमसी वालों ने। और किसने? क्यों? भाजपा किया ना हम लोगों ने, इसीलिए। मतलब आप लोगों ने बीजेपी को वोट किया, सपोर्ट किया। हाँ। ठीक है। फिर हमारा दुकान था मम्मी का। हाँ। सड़क पे लाके जलाया गया उसको। किसको? दुकान को। उस दुकान को सड़क पे लाके हाँ जला दिया गया। किस चीज का दुकान था? लॉटरी होते हैं ना। हाँ हाँ। वो चीज थी, बहुत वगैरह, टिकट वगैरह बहुत कुछ थी उस टाइम। कोरोना थे ना। हाँ हाँ। बहुत कुछ थे। हाँ। तो हम एक और चीज इसलिए बोलना चाहते हैं कि अगर उनको लगता है कि भाता देने से, अगर पैसे देने से लोग उनकी तरफ हो जाते हैं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है, महिला, बहुत सारे महिलाओं को भी लगता है ऐसा कि हम तो मिल रहे हैं हमको पैसा। हाँ। अगर सत्य पे जो रहेगा उनको ही देना पड़ेगा। वो ही करेंगे। ये चीज अगर मोदी जी आएंगे तो वो भी देंगे। तो देखा ना आप लोगों ने पश्चिम बंगाल का हिंदू किस डर से जी रहा था। जब किसी का बेटा चला जाता है, किसी का पिता चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, तब उसे ये फ्री की फ्रीबीज नज़र नहीं आती हैं, ये फ्री की खैरात नज़र नहीं आती है, तब उसे अपना अस्तित्व ही नज़र आता है। और ममता दीदी ने हिंदुओं का अस्तित्व मिटाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बहुत वर्षों के बाद हम जिस जगह पे आए हैं, ये है बस्तीन बाजार का वो मंदिर जहाँ पे कोर्ट के द्वारा परमिशन मिलने के बाद भी नहीं खोला गया था। बोला गया था कि यहाँ पे खून की नदियाँ बहेगी। आज बीजेपी सरकार आने के बाद और ये मंदिर आज खुल चुका है। और ये मंदिर में भजन कीर्तन आज से चालू।
पश्चिम बंगाल में ये औकात थी कोर्ट की। कोर्ट से परमिशन मिलने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए मंदिर नहीं खोला गया। खैर अब आइए आपको एक निष्पक्ष पत्रकार की पत्रकारिता दिखाते हैं, वीडियो को पूरा देखना। नहीं, अगर 48% बीजेपी वोट पाती है, इसका मतलब कि हिंदू वोट, फिर इस पश्चिम बंगाल का इलेक्शन पोलराइजेशन पे हुआ, हिंदू मुसलमान पे हुआ। ममता बनर्जी को 30%, 28-29% मुसलमानों का वोट और कुछ महिलाओं का वोट, बस इतना ही मिलेगा तब। कि यदि भाजपा जीतती है तो पोलराइजेशन, मैं इसको वैचारिक दिवालियापन से कम नहीं समझता, क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी जीते तो पोलराइजेशन है और यदि तृणमूल कांग्रेस जीते तो उनका डेवलपमेंट है। ये कहाँ का दोहरा चरित्र लेकर बैठते हैं आपके यहाँ सर? अरे हमारे कहने पे बोल रहे हैं क्या? पोलराइजेशन है ये ममता बनर्जी का एंटी इनकम वैक्सीन नहीं हो सकता। अरे आप इस डिस्कस पे कैसे पहुंच गए कि आप ये जो है हिंदू मुसलमान हो गए? यानी मुझे लगता है इतना जहर भरा हुआ है कि हर स्तर पर आप अगर जो मुस्लिम वोट है वो एक रहता है और एक होकर टीएमसी को जाता है तब वो पोलराइजेशन नहीं होता है, लेकिन अगर हिंदुओं का वोट एक हो जाता है और एक होकर बीजेपी को चला जाता है तब वो पोलराइजेशन हो जाता है, यानी कि ध्रुवीकरण हो जाता है। ऐसा कहना किसी टीएमसी के प्रवक्ता का नहीं है, ये एक निष्पक्ष पत्रकार के विचार हैं। बाकी का अब आप लोग सोच सकते हैं कि इस राजीव रंजन ने पूरे चुनाव के दौरान किस तरह से अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता की होगी। मैंने उन पुलिस वालों से बात की, भाई क्या चल रहा है, आना का नहीं, क्योंकि वर्दी में रहते हैं कि हम अभी नहीं बोल सकते, हम ये हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बात करते हैं तो खुल गई। वो एक ग्रुप था बहुत अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक इच्छा जरूर है इस चुनाव के बाद। मैंने कहा बाई चांस अगर पलटाई हो जाती है तो क्या होगा? बोले जी लग रहा है, लेकिन हमारी एक इच्छा है कि क्या कि जी सबसे पहले हम अपनी वर्दी उतारेंगे। हाँ बिल्कुल स्पष्ट, और वो कम से कम 17-18 लोग थे। हम सबसे पहले अपनी वर्दी उतारेंगे, उसके बाद हम गंगा स्नान करेंगे और गंगा स्नान करने के बाद कामाख्या देवी जाएंगे दर्शन करने, फिर हम वर्दी पहनेंगे फिर से। अब आप इसका मतलब निकाल लो। इसका सीधा सा मतलब है कि वो मान के चल रहे हैं कि चेंज होगा और जो उन्होंने पाप किए हैं, जो उनसे पाप कराए गए हैं, वो उसे धोना चाहते हैं। वो माँ के सामने, माँ के चरणों में जाकर पश्चाताप करना चाहते हैं। देखो भाई, पश्चिम बंगाल के पुलिस वाले भी बेचारे मजबूर थे। अब आशा करता हूँ कि पश्चिम बंगाल की पुलिस में काफी सुधार होगा और अब कोलकाता पुलिस बात बात पर लीगल नोटिस लोगों को नहीं भेजेगी। मैं इनको याद दिला दूं कि ममता बनर्जी वो नेत्री हैं जो 90 के दशक से एक लड़ाकू तरीके से वाम फ्रंट के साथ या अन्य किसी भी दल के साथ वो लड़ती रही हैं और वो इतनी ज्यादा लड़ाकू है ना कि उनको कोई हताश नहीं कर सकता। तुमसे पहले जो यहाँ एक शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। याद होगा अरविंद केजरीवाल का, मोदी जी दिल्ली जीतने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। उसी चुनाव में हार गए। खैर देखो, घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, तो फिलहाल केजरीवाल और ममता दीदी क्या चीज थी। बाकी का ही अब आप लोगों के लिए टीएमसी के नेता से मिलाते हैं कि उनके महिलाओं को लेकर क्या विचार हैं। बहन जी सुनिए, आप कल्याणी एक्सप्रेस वे देखे हैं? मैं आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे आपको अपमान को। आपको गाल जितना चिकना नहीं है ना, उतना सुंदर आपको कल्याणी एक्सप्रेस रास्ता है। चंदन घोष को पूछ लीजिए। आप पहले आपको मतलब जागोलिया जाने के लिए एक जमाना में 3 घंटा लगता है, 45 मिनट में पहुंचता है। सर आप अपने गाल से भी तुलना कर सकते हैं, आप अपने गाल से भी तुलना कर सकते हैं सर। एक महिला को लाकर महिला के गाल का जिक्र करना मुझे लगता है आपको शोभा नहीं देता है सर। थोड़ा संयम के साथ अपनी बात रखिए, ठीक है? अपने गाल से लेकर सर आप अपने सिर तक का यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते थे। आपको यहाँ पर मेरे गाल का बात करने की जरूरत नहीं थी। सॉरी टू से संजय सरकार जी, आप अपने सिर का यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते, आप अपने सिर का एग्जाम्पल दे देते सर, है ना? आप अपने सिर का एग्जाम्पल दे देते। यहाँ पर एंकर के गाल का एग्जाम्पल देने की आपको कोई जरूरत नहीं है सर। आप अपने सिर का एग्जाम्पल दीजिए ना। आप मिर्ची क्यों ले रहे हैं? इतना मिर्ची नहीं लग रही है सर। मैं तो ये सोच रही हूँ सर कि महिलाओं को लेकर आपकी सोच कैसी है, और यही तो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया, महिला सुरक्षा का मुद्दा। महिला सुरक्षा का मुद्दा सर अब ये क्यों क्लिक करेगा बंगाल की महिलाओं में? आपका बयान खुद ही यहाँ पर बता रहा है सर, आपका बयान बता रहा है सर। आप रास्ता के बारे में बोला तो हम आपको रास्ता के बारे में बोला। रोमेले जी इतना मिर्ची मत लीजिए। आप इतना जल्दी मिर्ची यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, आप मेरे छोटे बहन है, हमको ठीक नहीं लगेंगे। यूनिवर्सिटी के एक तो सर आप हमेशा मेरा नाम भी गलत लेते हैं, छोटी बहन कहते हैं और नाम आप सही लेते नहीं है। रोमाना नाम है सर मेरा, रोमाना। और अगली बार सर अगर आपको कोई सफाचट जगह का एग्जाम्पल देना हो सर तो किसी महिला के गाल नहीं सर, अपने सिर का एग्जाम्पल दीजिए।
सबसे बढ़िया आप अपने सिर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना सर? नहीं, मेरे सिर सॉल्ट लेक स्टेडियम जैसा है, कोई बात नहीं है। हम तो ठीक खुद ही है, बोल कोई रहे हैं, बात, सिर्फ कोई सॉल्ट बात। लेक- ठीक है सर, बंगाल में अगली बार से थोड़ा संयम के साथ अपनी बात रखिएगा, अगली बार से थोड़ा संयम के साथ अपनी बात रखिएगा। आप सोच सकते हैं कि जब ये एक न्यूज़ चैनल पर बैठकर लाइव डिबेट में इस तरह की बातें एक महिला एंकर के लिए कर सकते हैं, तो जब ये ऑफ कैमरा होते होंगे तब इनकी महिलाओं के प्रति किस तरह की सोच होती होगी, महिलाओं को लेकर ये किस तरह के विचार रखते होंगे। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? मुझे तो इन जैसे नमूने नेताओं पर तरस आ रहा है जो मोदी को चैलेंज करने चले थे। मैं यही सोच रहा हूँ कि अब इन विचारों का क्या होगा। मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके को डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूँ। मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17C जो फॉर्म होता है जिससे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकते, इसको लेकर नीचे आंदोलन करें। भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता है। ओके, थैंक यू। देखो, ये पहले के चुनाव की वीडियो जहां पर ममता दीदी के भतीजे का ये कहना था कि ईवीएम एकदम ठीक है, ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता है। तो अगर अब आपको कोई भी टीएमसी वाला, कांग्रेस वाला आरआर करता हुआ दिखाई दे तो उस तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचा दीजिएगा। कोर्ट को रिजल्ट क्या आएगा? तो मैंने ओबियसली बोला है कि 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जाने वाली बंगाल में। तो मेरा यही स्टैंड है कि 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि लोग जो कैडर है, जो लोग है वो काम करते हैं वहां पर। इसी तरह गुजरात में अगर देखेंगे तो गुजरात में लोग काम करते हैं। अच्छा, बीजेपी की सरकार है तो यहाँ पे लोग काम करते हैं, उस हिसाब से वोट होता है। बेचारे यूसुफ पठान ने अभी तो टीएमसी में आकर अपनी राजनीतिक करियर शुरू किया था, लेकिन उससे पहले ही टीएमसी खत्म हो गई। मित्रों, कुछ दिन पहले ये रैली की जब बात चलती थी तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं अमित शाह हूँ और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूँ, वो आप समझ लीजिए। आज से लगभग 12 साल पहले दीदी ने कहा था कि कौन अमित शाह कौन है। तो मुझे उम्मीद है कि आज दीदी को अच्छे से समझ आ गया होगा कि अमित शाह कौन है। आप अभी जा रहे थे सड़क से, मैंने आपको कहते हुए सुना कि जय श्री राम, अब कोई डर नहीं है, तो क्या पहले डर था? जी, पहले तो डर था ही। अगर जय श्री राम बोलते थे तो यहाँ की मुख्यमंत्री बोलती थी कि हम लोग गाली दे रहे हैं उन्हें। अच्छा। अब ये कैसी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा एक्ट आ रहा है पता नहीं, कि अगर हम जय श्री राम बोले या फिर आप जय श्री राम भी बोलो, अल्लाह अकबर भी बोलो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे नारे को गाली के गलोच पे अगर आप करोगे तो फिर यही नतीजा आएगा आपका। देखो भाई, जिसे भी राम के नाम से दिक्कत हुई है वो राजनीतिक पार्टी सिमटती जा रही है, चाहे वो मुलायम सिंह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो ममता दीदी की। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि अपने एमएलए को संभाल के रखें, क्योंकि जिस किस्म का देश के अंदर माहौल है, ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि देश को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व बढ़ा सकता है। कहीं सारे के सारे एमएलए उन बसों का मुंह बीजेपी हेडक्वार्टर जहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वहीं जाके ना शामिल हो जाएं। संभाल के रखें अपने एमएलए को। सच में भाई, ये एडवाइस बहुत ही जरूरी थी। मैं आपसे कहता हूं, कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? कानून के पास जाऊंगा ना। कानून के पास? आप कानून के पास जाएंगे तो जब आपके पास वो तो समय रहेगा ना। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूंसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे। आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है। कानून मानवों के लिए होता है,
दानवों के लिए नहीं, जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। बाकी का हाँ, अगर ममता दीदी को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ छूट गया होगा तो मैं उसे अगली वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसके लिए अपनी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मेरा वो मोदी भगवान जैसा है मेरे पास, तो हम लोग मोदी को ही चाहिए। मोदी का सरकार इधर बंगला में अब होगा तो हम लोग अच्छा रहेंगे। मोदी सब कुछ किए और भी करेंगे, क्या नहीं किया बोलिए पहले। अभी ये खड़ा है मोदी के लिए ही खड़ा है, सब मोदी के लिए। मोदी भगवान है भाई, मेरे लिए भगवान है, पूरा इंसान है वो, भगवान है हमारे लिए। मैं सुनता अंकल सब ভালো রাখে, তোমরা ভালো রাখবা, আর দেশ উন্নতি করবা, দেশ উন্নতি করবা। बहुत खुश हो गए, भगवान है हमारे लिए। हाँ, भगवान मान लिए। मोदी की ममता मोदी तो आएगा जरूर, मोदी आएगा। मोदी अच्छा ही, मोदी सनातन धर्म रक्षा कर